बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली ख़ान, खादिम, तमाम टीम कोशिश ये करती है कि जब कभी भी हमारे कौम में और हमारे मज़हब में शिया असना शरी में कोई ऐसा प्रोग्राम हो, कोई ऐसी तरक्याती मालूमाती प्रोग्राम हो, वो तमाम तफसीलात आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। इसी झेल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहले बैत टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो पुरानी हवेली मुत्तसिल दरबार हुसैनी पे है, वहाँ पर मैं आया हूँ। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अहले बैत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अशरफ हुसैन साहब, मैं उनसे मारूज़ा करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट जो एक ज़माने से ख़िदमत कर रहा है, किस किस शोबों में काम कर रहा है और कौन से टेक्निकल्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं, इससे पहले आपको इस तफसीलात से मैं आगाह कर चुका हूँ। ये मुख्तसर सा तारुफ़ आप अपने इंस्टीट्यूट का नाज़रीन के सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुमुस्सलाम भाई। ये अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर, ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ कंडक्ट करते। इसमें जो है एकेडमिक्स अलग है और टेक्निकल अलग है। एकेडमिक्स में वो जो बच्चे घर को आके ट्यूशन के बगैर पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, उनके लिए यहाँ हम प्रोग्राम रखे ताकि उनके ग्रेड्स जो है ऊपर हायर ग्रेड्स में आना चाहिए और तरक्की करना चाहिए। एकेडमिक्स में हम लोग मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटिंग और बाज़ जो है छोटे क्लास के बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं, ताकि स्कूल से आने आजकल के ये हो गया कि जो आप स्कूल में पढ़ के आए बाद भी ये कंपलसरी होगा कि आप कहीं ना कहीं ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आम तौर पे जिस कम्युनिटी के बच्चे हमारे पास से आते हैं कि उनके माँ बाप इतना ख़र्चा एफर्ट नहीं कर सकते, स्कूल में डाल के फिर शाम में बच्चों को ट्यूशन के एक हज़ार 1,500 महीने को देना उन लोगों के लिए मुश्किल होता। वो लोग जो डे टू डे हैंड टू माउथ है, जाते हैं घर से पैसे कमा के शाम को घर आते हैं, बाप कभी मेसरी का काम करता है और कोई जो है ऑटो चलाते हैं, इस किस्म के लोग, उनको जो है बच्चों की ट्यूशन फ़ीस देना जो है मुश्किल होता बहुत। तो उनकी हेल्प करने के लिए उनके बच्चे, हमारा मेन फोकस ये है कि दूसरे बच्चे मालदार बच्चे तो पढ़ते ही हैं, क्या हम वो बच्चे जो ये अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल कर सकते, तो उनके लिए ये उनका हक़ नहीं है कि उतनी आला तालीम उन तक भी पहुँचे। तो हम यही चाह रहे हैं कि जो लोग को मुश्किल है उन लोगों के जो है यहाँ आएँ और उसी तरह पढ़ें जिस तरह से दूसरे स्कूल्स के बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप जो तालीम दे रहे हैं वो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आप यहाँ पे ट्यूशन देते हैं? हमारे पास जो है 8 से लेके डिग्री तक है भाई, लेकिन उसके बाद भी अगर 6th और 7th के बच्चे अगर बहुत ज़्यादा उन लोगों को ज़रूरत है तो पूछ करते। ये जो है अहले बैत एजुकेशन सेंटर, ये एक बच्चों को कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट का है। कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे को कुछ भी करना है, कोई भी बच्चे हो, कैसा भी हो। ये नहीं है कि जो है पैसे वाले बच्चे और कम पैसे वाले बच्चों के गैप रहे। वी वांट टू फिल इन द गैप बराबर होना। उन लोगों को जो हुकूक मिलते हैं इन लोगों को भी वही हुकूक। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। अब इसके अलावा जो तालीम के अलावा आपके पास जो टेक्निकल कोर्सेज़ है वो एक मुख्तसर था, उसकी तफसील बताइए। टेक्निकल कोर्सेज़ में हमारे कहने लेडीज़ के लिए जो है आपके टेलरिंग है, मेहंदी और बेसिक ब्यूटिशियन प्रोग्राम है और कंप्यूटर MS ऑफिस है, ये सीख सकते हैं। जेंट्स के लिए भी MS ऑफिस है। अब इस वक्त टेक्निकल प्रोग्राम्स में जो है आपका इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक वायरिंग का है। अब इंशाल्लाह करीब नेक्स्ट मंथ से जो है हमारा टेलीफोन वायरिंग का और दूसरे जो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होंगे वो आके हेल्प रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जिसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाह रहे हैं जिससे वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप हमसे आके दरियाफ़्त कर सकते हैं। ये ज़रिया नहीं, कहीं और ज़रिए निकाल के हम आपका काम पूरा कर सकते हैं माशाल्लाह। अब इसके अलावा जो है लड़के और लड़कियों के लिए यहाँ अहतमाम है, इसको अलहदा क्लास है। लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं। लड़कियां
लड़कियां आमतौर पे अलग बढ़ते हैं लड़कों से, लड़कों की क्लास नीचे है होती है आमतौर पे बड़े। अगर बिल्कुल छोटे बच्चे ये हुए हैं तो हमारे को वो सेपरेट करने के लिए ज़रा मुश्किल होता है। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये मुख्तसर सा तारुफ एलिबैट टेक्निकल इंस्टीट्यूट का था। मकसद आज का जो प्रोग्राम है भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की जानिब से वो हज़रात यहाँ पे आ रहे हैं, ये ट्रस्ट के हज़रात, ये बड़े ही जो लोग जानते हैं इनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक क्या मायने रखती है ये कमेटी, ये ट्रस्ट, ये तमाम तफसीलात से मैं यहाँ के जो बारी साहब है उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट जो है वो कब से है और इनके काम क्या क्या है और यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है, ये ज़रा सा आप नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसा हम अभी अशरफ साहब जो फरमा रहे थे उसमें जो है हमारी जो टेक्निकल कोर्सेज़ है वो जनक शिक्षण संस्थान समिति के ज़ेर एहतमाम 4 कोर्सेज़ इस वक्त ज़ेर दौरा हैं, जिसमें टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग है और ब्यूटिशियन एंड मेहंदी डिज़ाइनिंग है, MS ऑफिस है और इलेक्ट्रीशियन है। इसमें एक कोर्स में 20 बच्चे जो है ट्रेनिंग पा रहे हैं। ये कोर्स ऑनगोइंग है। इसके अलावा एकेडमिक्स में तो अशरफ साहब तफसीली बताए आपको। और आज ये पहली मरतबा एलिबैट एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, जो काबिल तारुफ नहीं है बल्कि हमारे पास लोग हमारे कम्युनिटी में हमारे शहर में बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये नेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके चेयरमैन जो है रतन टाटा है और बहुत बड़े लेवल पे ये 8 स्टेट्स में काम कर रहा है और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये लोगों के जो है एक्सपर्टाइज अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में नौजवानों को जो रोज़गार शुरू करना चाह रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करना चाह रहे हैं या बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, उनको मुकम्मल गाइडेंस देके उनको जो है जो जॉब सीकर है उनको जॉब क्रिएटर बनाते हैं। और इनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बैंक्स के साथ भी इनका टाई अप रहता है और कंप्लीट इनको हर एंटरप्रेन्योर को अगर वो सीरियसली इंटरेस्टेड है कोई काम शुरू करने में, छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक, तो उनको मुकम्मल गाइडेंस देते हैं। और उसी सिलसिले में आज परवीन कुलकर्णी साहब जो है भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की जानिब से आ रहे हैं, जो एक सीनियर चीफ मैनेजर रिटायर्ड फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और जो भी इनका गाइडेंस होता है वेरी मच यूज़फुल रहता है। यह पहला मरतबा यह एलिबैट एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर को ये मौका मिला है कि इस सर्विस को हमारी कम्युनिटी में, हमारे शहर पुराने शहर में हमारी कम्युनिटी तक पहुंचाने का ये पहला मौका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। बहुत अब ये जो आप लोग आएंगे उसके अलावा वो डायरेक्ट वो भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट से रब्त पैदा करें या आप लोगों से हम रब्त पैदा करें? अब हम यहाँ तो एलिबैट सेंटर ही रहेगा, जो भी हमसे सीरियसली इसमें काम करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं या जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, वो सेंटर के थ्रू ही युवा शक्ति से फर्दर अगर कोई गाइडेंस है तो वो भी सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। जैसे आप क्या अर्ज़ करें? जी हाँ भाई, आजकल की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में यही है कि लोग जो है जॉब क्रिएट करना चाहिए। जो भी फाइनेंशियली साउंड कम्युनिटीज़ है उन लोग जाके जॉब नहीं ढूंढते, उन लोगों के पास कोई जॉब क्रिएशन है, उन लोग खुद जॉब खोलते कंपनी और उसमें अपने खुद 4-5 लोग, 8-10 लोग, 15-20 जो भी है वो रखते। तो हमारी कम्युनिटी में भी ये एटीट्यूड होना, जॉब ढूंढने के बजाय ऐसी काबिलियत होना कि हम खुद अपना बिजनेस करें, यानी जॉब क्रिएटर बने ना कि जॉब सीकर बने। ये यहाँ का ख़ास है मोटिव यहाँ का यही है। तो वही कम्युनिटी डेवलप हो सकती जो जॉब क्रिएटर्स है, जॉब सीकर्स नहीं है। आज मिलता कल जॉब चले जाता, परसों बेरोज़गार हो जाते। इस किस्म के कारोबार ठीक नहीं रहते। इसलिए एलिबैट एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर ये चाह रहा है कि जो है ऐसे प्रोग्राम्स कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो जॉब क्रिएशंस के लिए, सीकिंग के लिए नहीं है। माशाल्लाह। नाजरीन, आप गौर फरमाइए कि भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट जो है, जैसा बारी साहब ने अर्ज़ किया कि 8 स्टेट्स में सिर्फ है इंडिया में टोटल, और जो जिसके चेयरमैन रतन टाटा है ये आपने बताया। और उसके अलावा ये एजाज़ हासिल है, इसके पैटर्न जो है राहुल बजाज साहब हैं। और इसके अलावा ये है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है
कि ये तमाम अहल बैत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और बारी साहब हैं, जितने हजरात हैं, और ख़ासकर इसमें जुस्तजू की भी ज़रूरत है कि कौम का दर्द और तकलीफ़ रख ले के जो शख्स ये काम करना चाहता है तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। उसी एतबार से इनको और हमारे मौला सलामत रखे ऐसे जज्बा और ऐसे खिदमत का जज्बा रखने वालों को परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इनको और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हमसे हमारी खिदमत को कबूल फरमा। नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात से आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आगाह करवा रहा था। इसी के साथ मैं रुख़्सत होता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आज आप सबको हम वेलकम करते हैं, इनवाइट किए हैं। हमारे गेस्ट आप लोगों से एड्रेस करने वाले हैं। ये अहले बैत एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की इंस्टीट्यूट की जानिब से ये पहली मर्तबा ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर अमल में आ रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। और पहले मैं मुख्तसर सा हमारे गेस्ट के लिए ये इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ कि ये अहले बैत एजुकेशनल एंड टेक्निकल सेंटर ये कुछ 2016 से काम कर रहा है। और ये बिल्डिंग भी कोई ट्रस्ट के ज़ैनब मूसवी मैडम बाहर रहते हैं कनाडा में या यूएस में, वो जो है इसको ट्रस्ट कर दिए हैं फॉर द सेक ऑफ पुअर माइनॉरिटीज़, पर्टिकुलरली विडोज़, डिस्ट्रिब्यूट, उनके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होना जिससे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या कुछ सीख सके, स्किल डेवलपमेंट कर सके। तो वही ऑब्जेक्टिव्स के तहत ये सेंटर यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर मेन एक्टिविटी अभी तक जो चल रही है वो एजुकेशन, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है डेली, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या समटाइम लैंग्वेजेस आल्सो फ्रॉम 8 टू इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, उनको वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस पे बच्चों को इवनिंग आवर्स में आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज आवर्स यहाँ पर कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा अभी रिसेंटली यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ जन शिक्षण संस्थान समिति की जानिब से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल इंडिया के तहत एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर 4 कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें MS ऑफिस 6 मंथ्स का है, टेलरिंग 4 मंथ्स का है, टेलरिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, मेहंदी एंड ब्यूटिशियन वो भी एक 4 मंथ्स का कोर्स है। अभी रिसेंटली इलेक्ट्रीशियन भी कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसके रिसोर्स पर्सन्स जो है JSS उनको स्पॉन्सर करता है और यहाँ पर वो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ये पहला मौका है कि भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट हमारे को वक्त दिया और यहाँ वो आने के लिए राज़ी हुए। तो मैं समझता हूँ ये हम सब की खुशकिस्मती है कि उनको हम इनवाइट करने में कामयाब हो गए। और आज मैं मुख्तसर सा व्हाट इज़ BYST अपने सुनने वालों को, ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि ये 1991 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ और इसके चेयरमैन मिस्टर JRD टाटा हैं और इसके पैटर्न राहुल बजाज हैं। और इसका मेन मोटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू टर्न जॉब सीकर इनटू जॉब क्रिएटर्स, यानी जो जॉब की तलाश में हैं, रोज़गार के मुतलाशी हैं, उनको रोज़गार फराहम करने के काबिल बनाया जाए। अब इसमें जो भी ज़रूरत पड़ती है सर्विसेज, राइट फ्रॉम गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड मेकिंग देम एलिजिबल फॉर अवेलिंग ए लोन एंड मेकिंग देम fight with the competition of the market and so many other factors, even from required licenses, हर किस्म की aid guidance ये BYST करता है। और BYST is a very very big mission with poverty elevation through self employment, उनका ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये इस वक्त इंडिया में 8 स्टेट्स में काम कर रहा है एंड लकीली और तेलंगाना में, हैदराबाद में उनका बेगमपेट पे ऑफिस है, इस्टेब्लिश्ड है। वेरी वेरी एक्सीलेंट नेटवर्क है। और येस्टरडे ओनली मुझे एक मौका मिला कि उनका जूम मीटिंग अटेंड करने का, जो महाराष्ट्र में हो रही थी शायद, तो मैं देखा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, बैंकर्स आर पार्टिसिपेटिंग अलॉन्ग विद द एंटरप्रेन्योर्स। और एंटरप्रेन्योर्स को ये एटमॉस्फेयर मिलता है, ये गाइडेंस मिलता है कि ये सब उनके साथ है, बैंकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड BYST की सुपरविजन में। तो इसके बाद जब बैंक एक बेनिफिशियरी, एक एंटरप्रेन्योर जो लोन लेकर अपना यूनिट चला रहा है, तो उसको यकीनन इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो सक्सेसफुल प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा और वो यकीन कर लेगा कि मेरे साथ सब कुछ मशीनरी है, रिक्वायर्ड मशीनरी है। देन ही विल डू हिज मोस्ट डेवलपमेंट वर्क्स, प्रोडक्शन वर्क। तो उसी सिलसिले की कड़ी में आज ये प्रोग्राम यहाँ पर
शुरू करने जा रहे हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर प्रदीप कुलकर्णी, ही इज़ द फर्स्ट स्पीकर। He will be speaking you in detail about what are the BVIST services for the people, poor people and young entrepreneurs who are going to establish their own units. तो ये प्रदीप कुलकर्णी साहब एक सीनियर ऑफिसर हैं, 36 ईयर्स से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है बैंकिंग लाइन में, और ही वॉज ए क्रेडिट ऑफिसर, बैंक मैनेजर, और प्रायोरिटेड सेक्टर डिपार्टमेंट में भी उनके काफ़ी सर्विसेज हैं। And he is also a trainer and member faculty of Union Bank Staff College, Bangalore. For more than 8 years वो वहाँ काम किए हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो पूरे मास्टर डिग्रीज है, कुछ भी नहीं छोड़े उन्होंने, BSc, LLB, PG and MBA. So much qualified person has spared his precious time with us today. And professionally he is a chartered accountant also, IIB Institute के और KYC एंड AML SME फाइनेंसिंग में भी आप वर्क किए हैं। और उनकी प्रोफिशिएंसी में मैं समझता हूँ हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं और 4-5 लैंग्वेजेस पे उनका कमांड है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि हमारे सुनने वालों को वो हिंदी में अपने ख्यालात, गाइडेंस और उनकी जो भी एक्सपीरियंस है से शेयर करें। तो बजाय मज़ीद कोई और वक्त लिए, मैं अब मिस्टर प्रदीप कुलकर्णी, रिटायर्ड चीफ मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो BVIST के वन ऑफ द एसेट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। और उनके बाद एक एंटरप्रेन्योर शैलिजा मैडम, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो गए हैं, वो भी अपना इंटरेक्शन देंगे, जिससे आप लोग एंड ऑफ द लेक्चर्स पे अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उनसे उनके जवाब भी पूछ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन मिस्टर प्रदीप कुलकर्णी सर टू प्लीज़ एड्रेस टू द पीपल। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। अभी ये माइक की शायद मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि हॉल बड़ा छोटा है, फिर भी चाहिए, माइक चाहिए। रिकॉर्ड कर रहे हो? ओके। तो गुड आफ्टरनून वंस अगेन। आई एम सॉरी फॉर लिटिल बिट लेट। ओके, थोड़ी सी देर हो रही है, उस देरी के लिए माफ़ी चाहता है। बट एक्चुअली आज जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स बड़े क्या कहते हैं उसको, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि क्या कहेंगे लोग, क्या बताएंगे। तो मैं एक तो बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, मतलब जो भी बिज़नेस करने की ख्वाहिश रखने वाला जो बंदा है, उसके दिमाग में कई सारे सवालात होते हैं, और उसमें सबसे पहला सवाल आता है पैसे का। पहला सवाल है पैसे का। फिर दूसरा सवाल अपने आप, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं वो जानते हैं कि पैसा जितना ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा कई दूसरी सारी चीज़ों की गाइडेंस भी एक बिजनेसमैन को उतनी ही ज़रूरी है। केवल पैसा दे देने से कोई आदमी बिजनेस में सक्सेसफुल बनेगा ही बनेगा, ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता। क्या मेरी बात से सब लोग राज़ी है? अब यही यहाँ पर जो बात आती है कि कौन उस बात को हमारे बिजनेसमैन को समझाएगा, क्योंकि नया बिजनेसमैन, बडिंग बिजनेसमैन जो अभी अभी, मतलब जिसको लगता है कि वो उसके पास एक आइडिया है, एक नया थॉट है, और जिसको लेकर के वो बिजनेस बसाएगा, इंडस्ट्री बनाएगा और अपने आप को एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में लोगों के सामने ले आएगा। मगर वो उसकी शुरुआती दौर में जो तकलीफ़ें होती है, मतलब वो क्यों होती है? क्योंकि एक आइडिया रहना अलग बात है, उस आइडिया को प्रैक्टिकली वर्केबल आइडिया के रूप में कन्वर्ट करना, मतलब वो काम के लायक उस आइडिया को बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि देखिए, किसी ने पैसे दे दिए, किसी के पास आइडिया है, बिजनेस लगा दो, तो क्या बिजनेस सक्सेसफुल होगा? कोई गारंटी नहीं है। मतलब होगा नहीं होगा नहीं कहूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस एकदम चल पड़ेगा। अब उस बिजनेस को चलना है तो जो बिजनेसमैन ऑलरेडी ऐसे कई तकलीफ़ों को झेल चुके हैं और कई ऐसे बिजनेसमैन को मिल चुके हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ों को देखा है, सहा है, और उसके बाद वो
आज एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में एस्टैब्लिश हुए हैं, उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है, जो उनका जो तजुर्बा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि तजुर्बे की कोई कीमत नहीं होती और तजुर्बा ऐसे ही नहीं मिलता। तजुर्बा तभी मिलता है जब आप उसको उसके थ्रू पास हो जाए, मतलब वो आप खुद ही उसको महसूस करो, तब जाके वो पता चलता है। जब यही तजुर्बा अगर हमें कोई तजुर्बेकार दे देता है, वो कहता है कि देखो ये बातें ज़रा संभाल के, ये इस प्रकार से आपके प्रोजेक्ट में ये फिनांस वाली गलती है, ये मार्केटिंग वाला एरर है, या इस बारे में आपने सोचा नहीं है, या अगर आपको पहले ही बता दिया जाए तो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन आधा बिजनेस सक्सेस तो वो रेडी करके ही आगे बढ़ेगा। करेक्ट? तो एग्जैक्टली इसी बात को ध्यान में रखकर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर की ज़रूरतें क्या होती है और उन ज़रूरतों को किस प्रकार से, केवल पैसे के रूप में नहीं। देखो हमारे पास जो BYST के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड या रिकमेंडेड जो लोन होते हैं, वो कोई बड़ी रकम के नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का कोई लोन होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास आने वाले लोग, फॉर एग्जांपल अभी देखो आपके पास टेलरिंग का कोर्स कर रहे हैं। अब टेलरिंग का कोर्स करने के बाद किसी के मन में आता है कि वो क्यों ना एक छोटा सा यूनिट बना ले और रेडीमेड गारमेंट्स के फैक्ट्री के साथ टाई अप करे, या नहीं तो हम खुद ही एक रेडीमेड कपड़े बना के ब्रांड लगा के फैक्ट्री बना के हम खुद ही अपना ब्रांड क्रिएट करें। आइडिया अच्छी है, ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। अब पहला सवाल आता है कि कितने मशीन्स, फिर इतने मशीन्स तो कितने लोग, फिर उन लोगों को वो लोग ट्रेंड होने चाहिए जिनको थोड़ा मतलब अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए, फिर उसके साथ में क्वालिटी कॉन्शियसनेस, फिर उसके बाद में किसको टाई अप करे, किससे मिले, किन किन को कांटेक्ट करे, फिर उसके बाद बेचेंगे तो किस प्रकार से बेचे, नगद में बेचे या उधारी में बेचे, उधारी में बेचते हैं तो वसूल कैसे करे, ये सारे सवालात आते हैं। अब इन सारे सवालातों के बारे में पहले से ही, मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले ही अगर बिजनेसमैन को आइडिया मिल जाए तो वो सोच समझ के हर एक कदम रखता है। एक इसी बात को ध्यान में रखकर 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, 1991 में ये भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट नाम की संस्था का जन्म हुआ। अब ये संस्था इट इज़ एब्सोल्युटली, मतलब टोटली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जहाँ कोई भी प्रॉफिट का कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर कोई एंटरप्रेन्योर उनके पास जाता है एक अच्छी आइडिया को लेके, और उस आइडिया को वहाँ के मेंटर्स पहले समझते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बिजनेसमैन के दिमाग में कुछ बातें होती है वो वर्केबल नहीं हो सकती ना कई बार, तो वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, वो मेंटर समझ के उनको गाइड करता है। फिर वो ये वाली बात, इसको कहते हैं हम मेंटरिंग। क्या है मेंटरिंग? मेंटरिंग जो होती है वो गाइडेंस भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है, एट द सेम टाइम उसके अंदर हमारा रोल प्रॉब्लम को समझाना है। मतलब कोई समस्या है, उस समस्या को उस एंटरप्रेन्योर के दिमाग में उतारना है और उसके बाद ऑप्शंस बताना है कि ये ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है। फिर ये तीनों ऑप्शन में से चुनना किसको है? चुनना अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर को ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए डिसीजन कोई और लेगा। बिजनेस आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होगा। केवल यहाँ मेंटर आपको गाइडेंस के लिए अवेलेबल होगा कि ऐसा ऐसा है सर, क्या करे, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली, मतलब अब मेरे जैसे लोग जो बैंक में काम करके रिटायर हो चुके हैं, या कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने इनके इस संस्था के बारे में सुना है, ये सारे ऐसे लोग इसके साथ मेंटर के रूप में, मतलब मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए इसके साथ जुड़े हैं। और हम जैसे कई सारे, मतलब मैं तो केवल एक हूँ, मतलब केवल हैदराबाद में ही एक 400 के करीब मेंटर्स इसके साथ जुड़े हैं। पूरे भारत भर में 4800 मेंटर्स इसके साथ जुड़े, 4800 प्लस, मतलब 4800 फिगर क्या होती है ना, ये दिन ब दिन बढ़ते जाती है। तो आज की डेट में 5000 के करीब मेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में
भारतीय युवा शक्ति के पास है। और ये जो मेंटर है वो है कौन? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, या एक कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है, या रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय है। ऐसे कई सारे वे अलग अलग फील्ड से जमा हुए लोग हैं जो इस भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट के साथ मेंटर के रूप में जुड़े हैं। ओके, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ एक एक करके। स्लाइड्स आपके सामने स्लाइड आएगी। अब देखिए ये बात तो हमारे बारी सर ने आप लोगों को बताई दी है। ओके, अब एक साथ ही साथ एक छोटी सी गुजारिश है। बातचीत के दौरान मेरी बात में अगर कहीं पर आपको कोई एक आध लफ्ज़ या कोई बात खटकती हो या गलत लगी तो उसका पूरा ज़िम्मा मुझ पर है। पहले ही मैं उसके लिए माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ता हूँ, मगर किसी का मन दुखाने का या किसी को गलत समझने का कोई ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। मगर गलतियाँ हो सकती है, उस गलती के लिए पहले ही माफ़ी मांग के मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, ये बारी सर ने आपको पहले ही बता दिया कि ये 1991 में ये भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट बनी है। ओके, ऑलमोस्ट ये इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? तो यंग एंटरप्रेन्योर्स। अब यंग मतलब कौन? यंग किसको माना जाए? तो उसके लिए भी एक कोई ना कोई तो एक दायरा होगा। वो दायरा है 18 साल से बढ़ के 35 साल से कम, 18 साल से ऊपर और 35 साल से कम, ये जनरल कैटेगरी के लिए। उसमें 5 साल आप ऐड कर सकते हैं। वो अगर कोई SC ST है तो वो 5 इयर्स मतलब 40 इयर्स तक। ओके, अब ये कई बार हमारे पास ऐसा इशू आता है कि आइडिया होती है हमारे सर आपका नाम? नहीं, आसिम सर नहीं, आपके पीछे हाँ फारूक जी के पास। अब फारूक जी की उम्र हो गई, नहीं एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ मैं कि मान लो उनकी उम्र हो गई 42। अब 42 हो गए तो ये बाहर हो गए ना, 42 हो गए तो बाहर हो गए। अब क्या करें फिर? अब उनके घर में अगर कोई दूसरा यंग, या तो उनकी मिसेस मानो या भाई बहन, तो ऐसा इस प्रकार के दोनों को जोड़ के भी हम मतलब वो एप्लीकेशंस वगैरह लेते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? किसी को कट करना नहीं है, बल्कि देश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना है। मतलब एक नौकरी ढूंढने वाले लोगों से ज़्यादा नौकरियां देने वाले लोग बनाना है। देखो, नौकरी ढूंढना, नौकरी करना, अभी मोबाइल सर्विसिंग है, कोई यूनिट लगाता है, उसके पास जाके काम करते हैं। उसके पास काम करने से बढ़िया काम क्या होगा? हम खुद अपना मोबाइल सर्विसिंग सेंटर लगाएं, उसमें 2 लोगों को नौकरी दे दे। देखो, 2 फैमिलीज़ मेरे कारण अगर चल रही है, इसकी खुशी कई गुना ज़्यादा होती है उससे कि जो हम 500 या 1000 रुपया घर लेके जाए और आज का हमारा दिन गुजारे। तो ये इसका उद्देश्य है कि हम जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बनाएं। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चलती है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए इसके जो पैटर्न है, मतलब किसने, कौन फाउंडिंग लोग है, मतलब फाउंडिंग कौन है? देखो, टाटा, JRD टाटा। ये वाटसिला इंडिया करके कंपनी है जो एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, मरीन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो बड़ी फेमस कंपनी, वो उनके सोदी जी है। फिर उसके बाद आप देखिए राहुल बजाज ऑटो कंपनी के जो चेयरमैन हैं, वो एक फाउंडिंग मेंबर है। फिर उसके बाद एस्कॉर्ट्स कंपनी, ये ट्रैक्टर्स वगैरह जो बनाती है ना, तो ये ट्रैक्टर्स बनाने वाली एस्कॉर्ट कंपनी, मतलब बड़े बड़े लोगों ने मिल के ये थॉट लगा के अब ये इतनी कमाई करते हैं, मतलब जिनकी कमाई हज़ारों करोड़ में सालाना होती है। तो ये ऐसी संस्था बना के कोई कमाने का उद्देश्य इनका कतई नहीं है। ओके, इन्होंने ये संस्था केवल यूथ को, जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई है। और इस बीच में देखिए प्रिंस चार्ल्स जो है, ये एक्चुअली लंदन से है, तो जिनकी प्रिंस ऑफ वेल्स जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के साथ इसका टाइप, मतलब उनके पास से आइडिया लिया है, उस आइडिया को और उनके गाइडेंस को लेके हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी जो एंटरप्रेन्योर एकदम अच्छा काम कर रहा है, मतलब जिसका सब कुछ
जैसा गाइडेंस दिया है वो लेके अगर आगे चल रहा है तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को इंटरनेशनल लेवल पे फोरम भी दिया जाता है। मार्केटिंग के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है BYST। अब हर 3 महीने को एक बार हमारा गेट टुगेदर होता है। अब उस गेट टुगेदर में एंटरप्रेन्योर अगर चाहता है कि उसका कोई स्टॉल लगे तो वो स्टॉल लगा दिया जाता है ताकि उसको 4 लोगों से परिचय हो जाए और उसका बिजनेस आगे बढ़े। ओके, तो मतलब ऐसे कई सारे जो नए नए आइडियाज़ के साथ, और कोई वाकई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। देखो, एक हमारे पास एक शेड्यूल्ड ट्राइब की एक छोटी सी लेडी टेलरिंग का कोर्स किया था, हस्बैंड गुजर चुके हैं, अब क्या किया जाए, तो उन्होंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, कितने 25,000 रुपया लेके। आज उसके 2 बच्चियां आईटी कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन उनका, वो नौकरी ना करते हुए माँ के बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। वो, आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक तो पैसा, मतलब बिजनेस में पैसा कमा के बच्चों को पढ़ाई अच्छी दी है, उनको बच्चों को पता चला कि ये पढ़ाई से जो नौकरी से हम कमाएंगे उससे ज़्यादा कमाई इस बिज़नेस को, अगर हम हमारी टेक्नोलॉजी अगर माँ के बिज़नेस को जोड़ दे तो हम हमारे बिज़नेस को और ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली बात मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, और वह एग्जाम्पल कोई बाहर के प्लेस का भी नहीं है, अपनी इस हैदराबाद का ही एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आप बाद में इनसे डिटेल ले लेना, ओके, नाम वाम क्या है, उनसे आप मिल सकते हो। क्या करते क्या है वो, छोटे से ये बंजारा जो ड्रेसेस वगैरह होती है ना, मतलब आईना लगाए सो या वो छोटा छोटा डिज़ाइन लगाए सो, ऐसे ड्रेसेस, बुटीक वाले जो ड्रेसेस है वो वैसे ड्रेसेस, वैसे ही बैग्स, हैंड बैग्स, उनके आइटम्स जो है हमारे लेपाक्षी वाले खरीद के लेपाक्षी में रखे हैं। आप समझ रहे हो ना बात? तो ये इस हद तक भी, मतलब एक 25,000 से बिजनेस आज 1 करोड़ के करीब टर्नओवर के तकरीबन जा रहा है। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अभी आज की डेट में, नेक्स्ट, एंड दैट व्हाट आई टोल्ड यू, दैट लक्ष्मी वेंकटेशन जो एक्चुअली इनकी फाउंडर, यहाँ पे फाउंडर मेंबर है, ये हमारे राष्ट्रपति जी वेंकटरमन, उनकी बेटी है, जिन्होंने उस थॉट को यहाँ पे लेके, उस थॉट को आगे लेके उन्होंने यहाँ पे फाउंड किया है। ओके, तो ये मतलब ये एक थॉट आना, उस थॉट को इम्प्लीमेंट करना, और 30 साल से लगातार उस थॉट को लेके, उस विचार को लेके आगे चलना, और कई सारे बिजनेसमैन्स को, अभी हम उसको बिजनेसमैन ही कहेंगे, अब एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन ही है, भले छोटा हो या बड़ा हो। ओके, तो एक बिजनेसमैन को क्रिएट करना, ये वाला काम है। नेक्स्ट, ओके, तो आज के डेट में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है। अब मुझे नहीं लगता आपको ये इसमें ज़्यादा कोई रुचि होगी, क्योंकि कोई मतलब का भी नहीं है। आपको ये सारी जानकारी गूगल करेंगे तब भी मिल जाएगी, टाइप कर दोगे तब भी मिल जाएगी। ओके, कई सारे मतलब हाईली नॉलेजेबल, हाईली क्वालिफाइड, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर देयर इन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। मतलब ये एक ट्रस्ट चलाती है ना, तो एक NGO है, तो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में इतने सारे लोग हैं। नेक्स्ट, अब ये आप देख लीजिए कि हमारा देश भर में, मतलब हैदराबाद के अलावा उधर दिल्ली, NCR दिल्ली, गुड़गांव एंड फरीदाबाद, वहाँ पे हमारे BYST का ऑफिस है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र आते हैं, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद, पुणे, ओके, और मेरे ख्याल से वर्धा। ओके, अब देखिए, मतलब हर एक जगह को चुना कैसे, वर्धा है, वर्धा पे कॉटेज इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस है। तो कॉटेज इंडस्ट्री से हम ग्रामोप्रेन्योर जिसको कहते हैं ना, गांव के लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए एक मौका मिल जाता है, क्योंकि वो वर्धा के आसपास कॉटेज इंडस्ट्रीज ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पुणे, आप पहले से जहाँ आपको पता ही होगा कि पुणे के इन एंड अराउंड तकरीबन 50,000 के करीब इंडस्ट्रीज़ है, 50,000 के करीब इंडस्ट्रीज़ है। अब उस इंडस्ट्री को लगने वाली छोटी मोटी चीज़ों के लिए छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती ही है।
तो वहाँ पर हमारा ऑफिस है। फिर उसके बाद में हम आते हैं हैदराबाद, यहाँ पे हैदराबाद में है। फिर उसके बाद उड़ीसा में जयपुर, ओके, और क्या एक जयपुर और एक जगह है, मैं आपको जैसे याद आता है बता देता हूँ, ओके। तो इतनी सारी जगह पर हमारी, और आसाम लास्ट में, आसाम में तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम और BYST के साथ टाई अप है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ आसाम और BYST का तो वहाँ पे टाई अप है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप है बैंक फंडिंग के लिए, ओके। तो नेक्स्ट, अब ये सारे हमारे मतलब बिजनेस सपोर्ट पार्टनर्स जो कहते हैं ना एक्टिविटीज़ के लिए, कौन कौन है देखिए, बजाज है, एस्कॉट है, डियागो है, सेमी है, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है इसकी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपको लगता होगा कि ये सब ठीक है, फ्री में कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए चाहिए ना, आपको फ़ोन भी चाहिए, आपको जगह भी चाहिए, आपको फिर पैसा कौन देता है, पैसा ये हमारी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन CII है। CII आप लोगों के जानकारी नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, इट इज़ अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ओके। CII एक भारत भर की संस्था है, और ये CII एक इंडस्ट्री है, मतलब जितने भी हमारे हैदराबाद की इंडस्ट्रीज़ है उनकी कॉन्फेडरेशन है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये कंपनीज़ के CSR, मतलब हर एक कंपनी का एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर एक कंपनी अपना जो थोड़ा सा प्रॉफिट ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बाजू में लगाती है, उस फंडिंग को ये लेके हम BYST का काम करते हैं। देखो कुछ भी भले हमको रेमुनरेशन कुछ ना दे, चाय तो पिलाना पड़ेगा ना, अब उस चाय के लिए भी तो पैसे लगते हैं, कौन खर्चा करेगा? तो वो चाय पानी का खर्चा है, वो ये सब ये इनकी तरफ से, इनके फंडिंग से होता है, ओके। क्योंकि कोई एंटरप्रेन्योर से कोई फीस नहीं ली जाती, ना कोई बैंक से कोई कमीशन लिया जाता है, ना ही एंटरप्रेन्योर से कोई 5 पैसे का कमीशन मांगा जाता है, एब्सोल्युटली 100% फ्री। अब देखो चेज, JP Morgan, AIG, टाटा स्टील, सारे अच्छे कंपनीज जो है इस BYST के साथ जुड़े हैं CSR एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट, ఎప్పటిదాకా టైం మనకు ఎందుకంటే प्लीज़ आप हमारे लिए कितना समय अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बातचीत करते जाऊंगा और शैलजा मैडम का नंबर ही ना आए। हम लोगों को क्या, हम ट्रेनर है ना, हमको एक बार यहाँ खड़े हो गए तो 1.5 घंटे तक हम लगातार बात करते रहेंगे, ओके। तो 1.5 घंटे के बाद पता चलेगा कि अरे 1.5 घंटा हो चुका है और दूसरों का नंबर ही नहीं आया। ऐसा ना हो, कृपा करके पहले बता देना सर, ओके, जब भी लगेगा। नेक्स्ट, ये देखो, 1 मिनट पीछे चलो। ये हमारा जो BYST के साथ जो टाइप है, मतलब लोन, अगर एंटरप्रेन्योर है, फंडिंग चाहिए, BYST तो पैसे नहीं देती, BYST कोई पैसा नहीं देती है, तो पैसा कौन देगा? बैंक देगा। वो बैंक देगा कब? जब बैंक वालों को ये प्रपोजल अच्छा लगेगा तब। फिर तब भी हर एक बैंक वाला क्यों देगा? उनको तो डाउट आना ज़रूरी है ना। कोई प्रपोजल आता है तो वो प्रपोजल उसके अंदर इनका क्या इंटरेस्ट है, क्या मतलब है, तो ये वाले प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बैंकों ने ही टाई अप किया है BYST के साथ। आज ऐसी बारी है कि ये बैंक वाले BYST के पास आते हैं, कहते हैं कि कोई प्रपोजल हो तो दे दो, क्योंकि उनको पता है कि BYST के पास थ्रू अगर प्रपोजल गया है तो वो पूरी छानबीन करने के बाद ही गया है, बिना छानबीन का प्रपोजल जाता ही नहीं। अगर एक बैंक मैनेजर तो हो सकता है 1-2 चीज़ें छोड़ देगा, मगर BYST वाले नहीं, पूरी टिक होने के बाद, वेरीफाई करने के बाद सब कुछ, इवन मतलब ये एक प्रपोजल BYST में बनने के बाद BYST के अंदर एक कमिटी होती है, अब उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं आगे, मतलब कैसे स्क्रूटिनी होता है, ओके। सो ये सारे बैंकों के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, ये सारे बैंकों के साथ टाई अप है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड है ऑल ओवर इंडिया के लिए। अगर प्रपोजल आता है तो BYST से आता है तो ये लोग सैंक्शन करेंगे, ओके। नेक्स्ट, अब पहले बताया मैंने कि एज 18 to 35 ग्रुप, ओके। कंडीशन क्या है? कंपलसरी वायबल बिजनेस आइडिया होनी चाहिए। जो बिजनेस की आइडिया है वो वायबल का मतलब ये है कि वो वर्केबल हो, काम करने लायक हो। केवल आइडिया
थॉट रह के फ़ायदा नहीं है, वो थॉट जो है वो वाकई में मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट करके उसके अंदर प्रॉफिट आए और प्रॉफिट का पार्ट जो है इंस्टॉलमेंट के रूप में वो बंदा दे पाए। इस प्रकार का अगर है तब भी वो प्रपोजल आगे बढ़ेगा। ओके, एंड ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंटरप्रेन्योर को एक विल टू सक्सीड जो कहते हैं ना, कि मैं किसी भी हाल में जीतूंगा, मैं ये बिजनेस लगा रहा हूँ, मैं हासिल करूंगा, कामयाबी ज़रूर हासिल करूंगा। ये कामयाब होने की जो ज़िद है वो दूसरी ज़रूरी चीज़ है कामयाबी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देखो मुझे लगता है हमारे असीम सर, बारी सर बता देंगे कि ये छोटी सी संस्था मदद करने के लिए लगाते हैं, तब भी इसको ही चलाने के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है। तो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत तकलीफें होती ही है। अब वो इसके बावजूद हमको अगर इसको इम्प्लीमेंट करके कामयाबी लानी है, वैसे लोग चाहिए होते हैं। ओके, ऐसे एंटरप्रेन्योर को मेंटल सपोर्ट एज अ मेंटरिंग के रूप में देना, ये हमारे BYST का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, अब देखिए हमारी प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मुझे लगता है आप सब लोगों को इसमें ज़्यादा रुचि होगी, ना कि अब तक जो भी बताया बहुत होगी कहानी। अब आप हमको कुछ काम की चीज़ बताओ। तो ये है काम की चीज़। सबसे पहले अगर कोई आपके पास बिजनेस की आइडिया है तो आपको वो आइडिया को हमारे BYST ऑफिस में आके बताना होगा कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है और मुझे इस चीज़ के लिए लोन चाहिए। ओके, तब वहाँ पे हम में से कोई एक मेंटर जो है वहाँ अवेलेबल कर दिया जाएगा आपको, और हफ्ते में 2 दिन जो है केवल इस प्रकार की आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए वहाँ मेंटर को बुलाया जाता है कि सर आप 3 बजे आइए, क्योंकि हो सकता है आज कोई आएगा, या कोई ऑलरेडी किसी ने ऑनलाइन अप्लाई किया है या टेलीफोन पे बताया है, उनको बताया जाता है कि आप मंडे के दिन 3:30 बजे आइए। अब हम लोगों को बताया जाता है कि 3:30 बजे सर ऐसे ऐसे 2-3 लोग आ रहे हैं। अब उनमें से मान लो कोई एक जो बंदा है जो ऐसा सैनिटाइजेशन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट के बाद अगर हमारा कोई मेंटर इस लाइन वाला है तो उसी को बुलाया जाता है, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के इनके मतलब एंटरप्रेन्योर के प्रॉब्लम को समझे और उनको गाइड करे। मतलब पहले अपनी आइडिया वहाँ पे डिस्कस होगी, उसको काउंसिल किया जाएगा, उसको गाइडेंस दिया जाएगा कि इसको थोड़ा और सोचो, इसमें आपने ये बात नहीं सोची है, ये बात नहीं सोची है, ये सब सोच के आओ। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उस बंदे को अगर आइडिया अच्छी लगी तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। किस चीज़ की ट्रेनिंग? कि एक बिजनेस केवल बिजनेस करने से नहीं होता, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंट्स मेंटेन करना है, सारे हिसाब किताब ढंग से रखने हैं। और क्योंकि ऐसा नहीं है बैंक के लिए चाहिए, वो अपने लिए भी हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्यों रखना है, लोगों के साथ बर्ताव कैसे करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने आप सक्सेसफुल नहीं होता, एक अच्छे बर्ताव की भी ज़रूरत होती है। तो कैसा बर्ताव हम लोगों के साथ रखें, अपने मेंबर्स के साथ रखें, कैसे टीम बनाएं, ये सारी जानकारी पर लेके 2-3 दिन की, ओरिजिनली पहले तो 2 दिन की रहती थी, अभी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। हो सकता है ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए तो फिर हम फिज़िकल ट्रेनिंग भी कर दें। तो ये दूसरी बात है। मतलब सबसे पहले देखो आज हम मिल रहे, इसको कहते हैं हम अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम। अब इस अवेयरनेस जनरेशन के बाद आप में से 1-2-3 लोग BYST के पास गए तो उनको काउंसलिंग एंड गाइडेंस, फिर उसके बाद आप लोगों को वो 2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। फिर वो ट्रेनिंग के बाद आपको पता चलेगा कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, मतलब कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाए। वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR जिसको कहते हैं आपको बनाना, मतलब उसमें खर्चा कितना आएगा, पैसा कितना लगेगा, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, फिर उसमें बैंक का लोन कितना रहेगा, ये सारा सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करने लायक आपको बनाने का ट्रेनिंग मिलेगा। फिर वो उसके बाद जो है आपका प्रपोजल वहाँ पे बैंक में मतलब हमारे BYST में लिया जाएगा। BYST में लेने के बाद BYST में एक फाइनेंस ऑफिसर रहता है, वो उसकी कोई छोटी मोटी गलतियाँ अगर है, कुछ करेक्शंस है, वो सब करेक्ट करवा के उसको हमारी एक कमिटी होती है, इंटरनल एंटरप्रेन्योर सिलेक्शन कमिटी। मतलब हम लोग उस एंटरप्रेन्योर के उस प्रपोजल को सेलेक्ट करें, अगर हम सेलेक्ट कर देते हैं तब जाके वो प्रपोजल बैंक
ऑफिशियल के साथ डिस्कस होके वो बैंक के पास चला जाएगा। फिर उसके बाद बैंक वाले अपनी प्रोसेस लेके उसको सैंक्शन या रिजेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर भी काम खत्म नहीं होता। इसके बाद 2 साल तक हम BYST के तरफ से एक मेंटर जो है उस एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि एंटरप्रेन्योर को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो वो सीधे उसके साथ संपर्क में रह सकता है। या तो वो उनके घर जाए, या वो उनको यूनिट के पे बुलाए, या टेलीफोन पे बात करे। ऐसा इस प्रकार से उनकी समस्या का कोई अगर समाधान निकल पाता है, 2 साल तक साथ रहता है। तो ये वाली हमारी एंटायर मतलब मेंटरिंग प्रोसेस है, जो कि मतलब केवल एक आपका प्रपोजल लेके बैंक को स्पॉन्सर करने तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद 2 साल और इन बिटवीन एक प्रोसेस मैं भूल गया। लोन सैंक्शन होने के बाद डिसबर्स होने के पहले, लोन सैंक्शन होना एक बात है, पैसा लेना किसी का एक बात है, मगर उस पैसे का वापस न करना, उससे आप लोगों को फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इसके बारे में आपको आगाह करना, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है। देखो, क्या हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, बैंक ने 5 लाख रुपए दे दिया, अब नहीं देंगे, क्या करेंगे बैंक वाले, क्योंकि हमने कोई सिक्योरिटी दी नहीं है। बैंक के लिए 5 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बैंक इतनी बड़ी होती है कि 5 लाख रुपए किसी एक बंदे ने वापस नहीं किए, बैंक को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मगर जो बंदा 5 लाख वापस नहीं करता ना, उसका बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कोई दूसरा बैंक वाला आगे नहीं आता, क्योंकि आपका नाम वहाँ पे वो लग गया डिफॉल्टर के लाइन में। वो जैसे ही लगा तो आपको कोई बैंक में कहीं पर भी एंट्री नहीं रहती। मतलब, और दूसरी बात, अपने आप को भी कितने दिन आप जो है वो केवल 5 लाख के बिजनेस पर जिंदा रहना चाहोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ताउम्र आपको बैंक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बैंक लोन की अहमियत क्या है वो आपको अलग अलग, मतलब ये केवल मैंने तो 2 एग्जाम्पल दिए आपको, उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करते हैं हम। देखो, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो होती है वो आदमी को केवल बैंक लोन के हद तक सही रास्ते पे नहीं रखती, बल्कि हर एक लाइफ के कई सारे एंगल है, उस हर एंगल में अगर सही रास्ता लगाना है तो हमारे पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। वो उसके बारे में भी एक लास्ट में लोन सैंक्शन होने के बाद, डिसबर्स होने के पहले ट्रेनिंग देती है ये BYST की तरफ से। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो ये देखिए, अभी मेंटरिंग जो है, अभी आज तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो किससे मिले, कैसे कहे। तो ये मेंटरिंग वाला जो ट्रेडिशन है, ये गुरु शिष्य परंपरा है ना, पुराने ज़माने से चलते आ रही है। क्योंकि देखो, एक बार पढ़ा दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, तो टीचर उधर स्टूडेंट इधर, ऐसी वाली बात नहीं है, बल्कि उस स्टूडेंट को वो जो भी सिखाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त कोई दिक्कत आती है तो वो एक दूसरे से संपर्क में रहे। ये इस परंपरा को लेके हम ये BYST वाले आगे इसको ले चल रहे हैं। नेक्स्ट, ओके। अब नॉट ओनली, अभी देखो, मेंटर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको सब कुछ आता है, क्योंकि इच्छा रहती है काम करने की, मगर काम किस प्रकार से किया जाए, उसमें क्या क्या समझा जाए, मेंटर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। मेंटरिंग क्या होती है, क्या हैंड होल्डिंग क्या होती है, कोचिंग क्या होती है, गाइडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। एक मेंटर ट्रेंड होने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ताकि वो खुद को भी लगेगा कि वो इंटरनेशनल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन सिटी एंड गिल्ड्स, ओके, लंदन की तरफ से हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है कि हम एक अभिनव रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड मेंटर के रूप में हम काम कर सकते हैं। अब ये 2 तरफ की होती है, एक तो शहरों में जो है, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में 1-to-1, मतलब एक एंटरप्रेन्योर और एक मेंटर। जबकि गांव में अगर है, मान लो जैसे मेडचल के कुछ 10-12 बारोवर्स है, अब मेडचल तक जाना बड़ा मुश्किल है ना, आप लोग समझ सकते हो। मेडचल हो या तूपरान हो, मान लो वहाँ पे 10-12 लोग हैं, तो हैदराबाद वाला बंदा रेगुलरली फील्ड पे जाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वहाँ एक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर
ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो मोबाइल मेंटरिंग, मतलब गाड़ी जाएगी, वो जिस दिन भी वहाँ जाते हैं हम वो एक दिन चुन के उस दिन वो लोग अपना प्रॉब्लम वहाँ पे ले आके हम लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, वो रूरल मेंटरिंग जो है वो मोबाइल मेंटरिंग होती है। नेक्स्ट, अब ये सारा हमारे BYST का सक्सेस रिकॉर्ड है, मतलब क्या क्या किया है। देखो आज तक जो है ऐसे काउंसलिंग 7,47,000 लोगों को काउंसिल किया है, मतलब अवेयरनेस जनरेट किया है। ओके, और तकरीबन 40,000 लोगों को 40,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, और उसमें से 9,000 लोगों को बैंक से फंडिंग दिलाया। ओके, अब एम्प्लॉयमेंट देखिए, मतलब इसके कारण तकरीबन 2,40,000 लोगों को नौकरियां मिली है। मतलब एक बंदे ने मान लो 10 लोगों को नौकरी दी है तो कितना हो जाएगा फिगर वो। तो इस प्रकार से ये वाला मामला है, क्योंकि कई सारे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हो चुके हैं। अब लोन 360 करोड़ रुपए का लोन टोटल लोगों को जो लोन हमारी तरफ से मंजूर हुआ है, कई लोगों को तो पहला डोज, दूसरा डोज, तीसरा डोज, ऐसा भी लोन लोगों ने लिया है। तो और राज्य स्तर पर मतलब देश के लेवल पर 60 अवार्ड्स हमारे मेंटर्स ले चुके हैं, और इंटरनेशनल 25 लोगों ने इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। ओके, तो ये सारा हमारा मतलब BYST का जो मतलब डब्बा बजाना कहो आप या सच्चाई कहो, क्योंकि ये सच है, वाकयात है, और ये सच्चाई से कोई झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये रिकॉर्ड है। अगर कोई चाहता है कि इनके नाम बताओ या हैदराबाद के कौन से मेंटर के बारे में आप बता रहे थे ज़रा बता दो, तो हमारे पास वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स है, उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ है, मतलब आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट। तो ये 2020-2021 मतलब जबकि पैंडमिक था, मतलब जब क्या था, ये कोरोना वायरस के चक्कर में पैंडमिक रहने के बावजूद भी हमारे BYST के लोग काम करते रहे। BYST का काम जारी था। जब लोगों ने घर से, मतलब हम जैसे लोगों ने घर से ऑनलाइन कोचिंग दी, ये लोग फील्ड में फिजिकली फील्ड में गए, ये लोग इर्रेस्पेक्टिव कोरोना रहने के बावजूद फील्ड में जाके फील्ड वेरिफिकेशन ये सारे काम कर चुके हैं। अब ये फिगर्स आपके नज़र के सामने हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको फिगर में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, वही वो तो नेक्स्ट ले लो। ओके, हाँ, ये हमारा एड्रेस है। ओके, हैदराबाद का आप नोट कर लीजिए। आपको सिंपल एड्रेस बता देता हूँ मैं, उसको ज़रा ध्यान दीजिए। बेगमपेट जानते हैं आप लोग? बेगमपेट में फ्लाईओवर है एक। ओके, क्या ना, शॉपर स्टॉप के बाजू वाला जो फ्लाईओवर है, या उसको कौन सा कहते हैं स्टॉप, वो ट्रेन का स्टॉप, प्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन। प्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन मतलब लेफ्ट साइड, कहाँ से, बेगम उधर से अमीरपेट से लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक CII का ऑफिस है। वहाँ पे आप सीधे वो CII ऑफिस में ही एक कमरा जो है BYST को दिया गया है, और कभी भी आप लोग आ सकते हो। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। अब यहाँ पर मैं रोकता हूँ मेरे अपने आप को। अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना हो बैंक लोन के बारे में, या प्रोसेस के बारे में, या BYST के बारे में, किसी को कोई शक हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, ओके, बैंक लोन कैसे होता है, कब मिलेगा, ओके, कितना मिलेगा, ऐसे कई सारे सवाल होंगे ना। तो ऐसे अगर कोई सवालात हो तो आप बिना झिझक पूछ सकते हो। और आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ, मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और सवाल पूछ सकते हैं आप। या धन्यवाद, शुक्रिया। पहला सवाल तो मैं ही करता हूँ सर, कि वो 35 इयर्स के ऊपर जो भी लोग क्रॉस हो गए, तो उसमें वो भी रहेंगे जो इंटरेस्टेड है, उनके फैमिली मेंबर्स रहेंगे? नहीं, ऐसा देखो क्या है ना, हम रास्ता निकालते हैं। देखो कोई भी एक रूल होता है ना, एक नॉर्म होता है, उस नॉर्म को मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पूरे फैमिली मेंबर नहीं है ना। देखो एक जैसे मिसेस है, अब हस्बैंड एंड वाइफ तो डेफिनेटली बिजनेस कर सकते हैं ना। तो वाइफ अगर मान लो एलिजिबल है
तो हम क्या करेंगे, वाइफ के नाम से प्रपोजल ले लेंगे, कहेंगे भैया आप रहो साथ में, बस ऐसा 100% पॉसिबल यही करते हैं हम लोग। क्योंकि कई बार क्या होता है, आइडिया अच्छी होती है उनकी, मगर अब वो एलिजिबल नहीं होता है, करेंगे क्या फिर? तो तब कम से कम वो, और ये प्रोसेस में मैं आपको एक बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, ओके, कुछ चीज़ें कैसी होती है, हम लोग एक्सीडेंटली ले आते हैं, मगर वो धीरे धीरे वो जो बीवी है, वो जो लेडी है, जिसने कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था, वो और इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको कि वो अपने आप में बाद में अपना बिजनेस चलाने लग जाती है। और ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे हैं। सर अभी वो हो गया ना लोन, अब मुझे बिजनेस करना है, मेरे नाम पे मुझे अप्रूव करवा दो, तो ऐसा हम करते हैं। ओके, और अगर मान लो उनके घर में बेटा है, अगर उसको चाहता है कि चलो ठीक है मेरा नाम रहने, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे लोग कहते हैं कि हमको हमारा आगे पढ़ना है, हम हमारे नाम पे लोन नहीं चाहिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर वो अगर हाँ कहता है तो भले पिताजी की आइडिया हो, बेटे को लेके वो ले आ सकते हैं। ओके, ओके, गुड। अब देखिए एकदम बारी सर, मैं आपको एक सब लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये 100% लोन्स जो BYST की तरफ से होते हैं, वो सिवाय बैंक के द्वारा जो एसेट बना है, मतलब बैंक ने जो फंडिंग किया है और जो एसेट बना, वही सिक्योरिटी होती है, दूसरी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, ना कोई थर्ड पार्टी की कोई श्योरिटी होती है। ओके, कोई श्योरिटी नहीं, ना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं। मतलब आप दुकान लगा रहे हो, घर को कोई गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये छोटे मोटे लोन होते हैं ना, ये कोई हाई वैल्यू नहीं होते हैं। ओके, तो इसलिए हम ज़्यादातर लोन, इसलिए हम इतनी छानबीन करते हैं कि कहीं पर ब्रांच मैनेजर को या बैंक वालों को डाउट आने का सवाल ही नहीं होता है। पूरी तरह से, मतलब एंटरप्रेन्योर अगर सही है, देखो आपको सच्ची बात, मैं एक बैंकर का तजुर्बा बताता हूँ। आपने एकदम सही सवाल पूछा है, बैंकर का तजुर्बा बताता हूँ। बैंक वाले लोन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट देते हैं या बिजनेस के लिए देते हैं? ओके, अब दूसरा सवाल आता है, बिजनेस के लिए लोन होता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं। ओके, फिर बिजनेस अगर सही है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस सही है, आदमी सही है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस कमाएगा, बिजनेस में से पैसा बैंक को मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर मान लो बिजनेस खराब है और आदमी गंदा है, जो आदमी है वो सही नहीं है और बिजनेस भी सही नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी दी है, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देके 50 लाख लोन ले रहा है। ओके, बैंक वालों को ऐसे लोन में 0 इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेना एक बात है, प्रॉपर्टी को बेचना ये दूसरी बात है। अब देखो हमारे विजय माल्या साहब है, ओके, आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। विजय माल्या साहब है जिन्होंने लोन लिया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी की, मगर हुआ क्या कि इतने बीच में लोन गड़बड़ हो गया, उनकी किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई, अब उनका लोन जो है वो बैड करके डिक्लेयर हो गया। अब 2016 का बैड लोन, जब अब जाके आज के डेट में न्यूज़पेपर में देखो 13,150 करोड़ रुपया वसूल कर लिया गया। ओके, अब देखिए ये क्या मतलब का है? उससे अच्छा तो बैंक वाला कहाँ खुश है कि बैंक वालों को लोन रेगुलर आता रहे, प्रॉपर्टी कितनी भी वैल्यू की, प्रॉपर्टी बेचते बेचते नाक में दम आ गया था। बैंक वालों के पास 600 करोड़ की बिल्डिंग थी, मगर 600 करोड़ की बिल्डिंग खरीदने के लिए कौन सामने आएगा? है 600 करोड़ की बिल्डिंग है, खरीदने के लिए कौन आए? क्योंकि जिसको भी खरीदना है नंबर 1 में खरीदना है, तो इधर कई सारे लोगों की नज़र लगी होगी, कौन खरीद रहा है, तो आपके पास 600 करोड़ कहाँ से आए? तो ये बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए बैंक वाले 99% बिजनेस को देखते हैं। ओके, कई थोड़े ब्रांच मैनेजर होते हैं जो थोड़ा डरते हैं, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी क्या चाहिए, सिक्योरिटी है क्या? तो एक बात याद रखिए कि हमारे तरफ से जब प्रपोजल जाता है तो टाई अप होता है, वो स्टैंडर्ड टाई अप है, ये सारे लोगों के साथ, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई श्योरिटी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट,
यस, कोई सवाल? हाँ, वेरी गुड। बिजनेस तो लॉस होना, ये क्या कहते हैं उसको, हर एक बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा इसका कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी देता है क्या? कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हर एक बिजनेस वो एकदम, क्योंकि देखो अभी हमारे पास 2-3 लोग थे जिन्होंने होटल के लिए लोन लिया था। किसके लिए? होटल। छोटा सा, मतलब एक अलग अलग थॉट वाला, मतलब ऐसा नहीं कि अपना रेगुलर होटल, एक अलग थॉट में उन्होंने एक होटल के लिए लोन लिया था। ओके, अब लिया लोन, 1 साल हो गया, 2020 फरवरी को, मतलब थोड़ा थोड़ा कोरोना शुरू हो गया, लोग डरने लगे, मार्च में बंद हो गया। मार्च अप्रैल में तो कंप्लीट लॉकडाउन था, कोई मतलब लोग अलाउड नहीं थे, कुछ नहीं था, एकदम कंप्लीट ऑफ। तो 3 महीने उसका किराया उसके दिमाग सर पे गिरा, धंधा बंद। मालिक कहता है कि तुम किराया नहीं देते हो तो खाली करो। खाली करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि वो फर्नीचर, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने एक आइडिया से बनाया, तो ऐसा कभी कभार हो भी जाता है। ओके, तो बैंक वाले जो है ना, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के, अगर ऐसा कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आता है तो उसको रीपेमेंट के लिए रीफेस करके दे देते हैं। मगर ऐसा हर एक बिजनेस लॉस होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही आप लोगों को इस बिजनेस की कौन कौन से लूप होल्स है, कहाँ ये बिजनेस लॉस में जा सकता है। अभी देखो, कोरोना किसी ने सोचा नहीं था, किसी के दिमाग में भी नहीं था, इसलिए कई सारे बिजनेसेस जो है उन्होंने अपना तरीका बदल दिया, मतलब अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ा, तब जाके फिर बिजनेसेस सेट हो गए। अब एक हमारे पास फैक्ट्रीज थे, लेबर ही नहीं है तो फैक्ट्री क्या चलेगी? तो फैक्ट्री खाली रखेंगे तो वो रेंट वगैरह सर पे गिरता है। इमीडिएटली उसी मशीन को उन्होंने यूज़ करके वो क्या कहते हैं उसको, वो सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाना, मतलब इमीडिएटली ऐसा दिमाग चला के कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है, तब जाके इसीलिए तो कहते हैं, देखो लॉस होना एक नॉर्मल बिजनेस की नॉर्मल प्रोसेस है। अब हम आदमी हैं, कौन गारंटी देता है कि हम बीमार नहीं गिरेंगे? नहीं, बीमार हो गए, सब बीमार हो गए, मैं दूसरी एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बड़े केयरफुल रहते हैं, मान लो हम फुटपाथ से नीचे भी नहीं उतरते, तब मान लो एक्सीडेंट नहीं हुआ, बीमार तो कोई गारंटी नहीं ना। तो इसीलिए एक बिजनेस को बीमार होना भी उतना ही लाजमी है जितना एक आदमी का बीमार गिरना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या होगा कि आप लोन समय पे चुकता नहीं कर पाओगे, उतना ही होगा, वो समय थोड़ा कटेगा, आपका अकाउंट एनपीए होएगा, मगर ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस को पूरा लपेट के बाय बाय करोगे। क्योंकि अगर आप एक सच्चे बिजनेसमैन हो तो आप जिद्दी होते हो, और वो जिद जो है आपको दोबारा खड़ा कर देती है। और उस बीच के दौरान बैंक वाले आपको ज़रूर साथ देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा लोन नहीं रहता जिसके कारण बैंक वालों को बहुत ही क्या करता है, दुख कष्ट उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोन्स जो है वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख ये रेंज के लोन होते हैं। ओके, बहुत कम लोन जो है वो 10-15 लाख, 20 लाख के होते हैं। ओके, अदरवाइज हमारे, और इसमें आपका लोन अगर मान लो एक एंटरप्रेन्योर का खराब हो गया तो वहाँ पे एक CGTMSC नाम की एक संस्था है। क्या नाम है? CGTMSC, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ओके, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर, CGTMSC नाम की संस्था है। एक्चुअली बैंक वाले जैसे ही आपको लोन दे देते हैं तो आपका लोन उस CGTMSC के अंदर कवर कर लेते हैं। देखो बैंक बिजनेस है साहब, देखो बैंक में आपका पैसा लगा है, देखो इन्होंने पैसा रखा है तब जाके बैंक चल रहा है। आप अगर लोन नहीं दोगे तो इनके पैसे तो वापस करने पड़ेंगे हमको, सही है ना? आप अगर डिपॉजिट रखे हो तो आपके पैसे तो आपको हमको वापस करने हैं। आपने लोन नहीं दिया तो फिर बैंक वाला क्या करेगा? 2 हाथ उठा दिया समझो, ये चुप बैठेंगे क्या? तो इसलिए बैंक वाले क्या करते हैं, वो CGTMSC के पास आपका लोन कवर कर देते हैं, और वो जो CGTMSC है आपके लोन का 75%, ओके 75% लोन अमाउंट को इंश्योर कर देता है बैंक वालों को, कि आप अगर मान लो इनका धंधा नहीं चला और इन्होंने लोन नहीं दिया तो आप हमको मांगो, हम आपको 75% दे देंगे। ठीक है? और हाँ, हम नहीं बना रहे,
अल्टीमेटली आफ्टर द ट्रेनिंग, हाँ, आफ्टर द ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर बना रहा है, हम केवल चेक कर रहे हैं। आप चेक करने के बाद 99% आपके जो बैंक अभी बताया, हाँ, टिक टिक मार के, टिक टिक मार के देना ही देना है। हाँ हाँ, देखो अच्छा सवाल पूछा आपने। ओके, बैंक वाले अपनी प्रोसेस करने के लिए वो फ्री है। मतलब क्या? तो हम लोग इंस्पेक्ट करते, ये जाके इंस्पेक्शन कर देते हैं, इनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट रहता है, आपका आईडी रहता है, आपका रेजिडेंस प्रूफ रहता है। मगर बैंक वाला अगर चाहता है तो वो चाहे तो दोबारा इंस्पेक्शन कर सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमारा एक ट्रस्ट डेवलप होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, विश्वास कहते हैं ना, उस विश्वास के खातिर, उस कॉन्फिडेंस के खातिर हो सकता है इंस्पेक्ट ना करे, मगर हम ये नहीं कह सकते उसको कि तुम इंस्पेक्ट मत करो, हम कर चुके हैं ना। ऐसा कोई नहीं है। बैंक वाले अपनी अपनी प्रोसेस, अपनी अपनी सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए वो फ्री है। केवल हमारा प्रपोजल उन टाइप वाले बैंकों में हम आराम से भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ टाइप है। आज के डेट में हमारे देश में कितने बैंक है? सरकारी बैंक है 12-13, सरकारी बैंक है 12, हाँ, नेशनलाइज मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट की बैंक है 12, उसके अलावा प्राइवेट की बैंक है 22, हाँ, प्राइवेट की बैंक है 22। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक देखो हमारे सामने थी, देखो अग्रसेन वगैरह बैंक, ऐसे ऐसे वाले बैंक तो हज़ारों के गिनती में है। ओके, तो कौन सी बैंक को प्रपोजल भेजे, कौन सा बैंक करे, ये कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हम लोग करते हैं ऐसा। मगर ये भी नहीं है कि अभी कई बार हमारे प्रपोजल, यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक का कोई टाई अप नहीं है, मगर लोगों को लगता, जिनको मालूम है कि BYST बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी प्रोसेस बड़ी अच्छी होती है, पूरा चेक करके आते हैं, तो ये लोग मांग के लेते हैं इन लोगों से। यूनियन बैंक का हमारा कोई टाई अप नहीं है, मगर यूनियन बैंक वाले लोग इनको बोल के एक, अरे हमको 2 प्रपोजल दे दो ना, हमारा, क्योंकि हमारे लिए भी, बैंक वालों के लिए भी CGTMSE के अंदर लोन करने का, मुद्रा के अंदर लोन करने का टारगेट होता है। अब मुद्रा के अंदर 5 लाख का लोन करना है, सबसे बेस्ट है ना BYST का सही ढंग से बनाया प्रपोजल करो, समझ गए ना? तो ऐसा मतलब बैंक वालों को भी धंधा चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? Initially, we want huge investment for starting a new business, ओके, like fish farming. फिश फार्मिंग, हाँ, Yeah. So, how much maximum? How much you can get? ओके। एज फार एज अमाउंट ऑफ लोन आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड है। ओके, ये हमारा जो BYST का जो प्रोसेस है, मतलब BYST में CGTMSE के अंदर हम लोन की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ओके, हमारे पास एक टिकट साइज़ जो कहते हैं ना, लोन की टिकट साइज़, ये 25 लाख से ज़्यादा हम नहीं जाने देते। इवन मान लो कोई आता है तो हम कहते हैं कि भैया आप बेहतर बैंक से डायरेक्ट बात कर लो, क्योंकि जैसे बढ़ता है ना वैसे मैनेजर का कॉन्फिडेंस कम होते जाता है। क्या? तो इसीलिए मैनेजर आपको जब कंपलसरी कोलैटरल सिक्योरिटी मांगेगा, क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी के बिना लोन देने का जो लिमिट है, बिना कोलैटरल सिक्योरिटी का लोन देने का केवल 10 लाख है। मेरी गुजारिश है कि अगर आप बात न करेंगे तो दूसरे लोग बातचीत सुन पाएंगे। ओके, हाँ, बात समझ गए? 10 लाख उसका अपर लिमिट है जो बैंक वाले विदाउट कोलैटरल आराम से दे सकते हैं। ओके, 10 लाख से ऊपर जाएगा तो कोलैटरल मांग सकते हैं, मगर BYST की तरफ से जाता है तो वो नहीं मांगते, क्योंकि उनको BYST पर और BYST की प्रोसेस पर कॉन्फिडेंस है। ओके, और वैसे लोन कितना मिलेगा तो ये तो आपकी प्रोजेक्ट पर डिपेंड होता है और आपके प्रोजेक्ट के वायबिलिटी पर डिपेंड होता है। ओके, अब कई लोगों ने 400 करोड़ रुपए का लोन लिया है, 400 करोड़ हमने खुद ही सैंक्शन किया है। अब कैसे वो प्रोसेस, वो उसकी पूरी सेटअप, उतनी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, खुद के 600 करोड़ जमा करिए और हमारे पास से 400 करोड़ बैंकों से लिए, क्या है उसमें? वेंकटेश्वरा हैचरीज है ना, आप लोग जानते हैं ना, वेंकीज चिकन, वेंकटेश्वरा हैचरीज को यूनियन बैंक एंड अदर 2 बैंक्स मिलके उन्होंने 280 करोड़ रुपए का लोन दिया है। अब 280 करोड़ रुपया, ओके, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ओके, हाँ, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली यहीं पर आती है बात, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा दर्द भी होता है बात कहते कहते, और थोड़ा सा
मतलब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि क्या होता है ना कि हमारी जो मतलब BYST की जो प्रोसेस लाइन टाइमलाइन है, BYST की टाइमलाइन में देखो, पहला ये अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम अब हुआ। कल आप मान लो BYST ऑफिस गए, मंडे आपको आने के लिए कहा गया, मंडे आप गए, आपका काउंसिलिंग हो गया, तो आपका प्रपोजल बन के फिर उसके बाद में आप क्या कहते हो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगी, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके DPR बनने के लिए कम से कम एक 15-20 दिन तो आराम से कट जाते हैं। तो उसके बाद आपका प्रपोजल आने के बाद फिर वहाँ पे हमारी सिलेक्शन कमेटी में वो आपका प्रपोजल थ्रू हो जाना है, वो एक 15-20 दिन का एक्टिविटी। फिर उसके बाद वो बैंक जाएगा, और जैसे बैंक गया तो उसके ऊपर BYST का कोई कंट्रोल नहीं है। अब हम BYST वाले क्या करते हैं, ये जाके उनको रिक्वेस्ट करते रहते, अरे सर 8 दिन हो गया ना सर, आपने कुछ नहीं किया, बस उतना ही कह सकते हैं, क्योंकि बैंक वालों को उसका हाथ पकड़ के हम ना ही सैंक्शन लिखवा सकते हैं ना ही रिजेक्शन। ठीक है, तो ये कम से कम एक 2-2.5 महीने की प्रोसेस तो आराम से आप मतलब समझ सकते हो, मतलब 2 महीने तक कंपलसरी समझना है। हाँ, गुड। आपको मतलब आसान तरीके से बताऊं, ओके, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट तो आपको ये दे देंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड सेट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, मगर एक जनरल मतलब आप वो लिस्ट देगा या नहीं देगा, तब भी आपको मैं स्टैंडर्ड बताता हूँ कि देखो, कोई भी बैंक वाला लोन करता है तो किस चीज़ के लिए करता है, कोई बिजनेस के लिए करता है। किसको देता है, तो या तो व्यक्ति को देगा, नहीं तो फर्म को देगा, करेक्ट, या तो इंडिविजुअल को देगा, या नहीं तो 2 मिलके अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाए तो पार्टनरशिप फर्म को देगा। इतना ही ना, सीधी बात है। तो 2 तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो व्यक्ति के या फर्म के। अब जो उसकी आइडेंटिटी है, उसका एड्रेस है, उसका पैन नंबर है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न है, या जो भी वो व्यक्ति के रिलेटेड जितने भी पेपर है, अगर मान लो वो कहता है कि मेरा खुद का घर है, तो ठीक है खुद का घर, किराए का है तो ठीक है किराए कहाँ पे है, ओके। तो अगर धंधा लगा रहा है तो पूरा धंधे के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो जिसमें आपका बिजनेस कौन सा है, वो बिजनेस में कोई अप्रूवल्स चाहिए क्या, कोई परमिशन चाहिए। देखो, कोई मान लो कोई फूड पैकिंग का बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे हर एक को फूड पैकिंग का तो नहीं देंगे ना, क्योंकि कल आप पैकेट बनाओगे, मार्केट में रखोगे, फूड पॉइजनिंग होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे वाले अगर है तो आपको FSSAI का परमिशन है क्या, अलाउड है क्या, सो ऐसे वाली सारी चीज़ें देखी जाती है। वो सारे बिजनेस रिलेटेड GST नंबर, ओके, ऐसे वाली सारी चीज़ें मांगी जाती है। अगर आप नया बिजनेस है तो आप ये ज़रूर कह सकते हो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, करो, करना तो पड़ेगा क्योंकि GST तो आपको लगेगा ही लगेगा, तो ऐसा, ओके। तो ये 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, उसकी लिस्ट है, ID प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ रिलेटिंग टू पर्सन, ये देखो BYST डॉक्यूमेंट लिस्ट, देखो ये स्टैंडर्ड होती है, हर एक बैंक में भी यही लगता है ये। और हमारे पास एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है, वो ज़रा मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। अगर बेटा लोन ले रहा है तो हमारा BYST वाला घर जाके पेरेंट्स को बताता है, और पेरेंट्स का कंसेंट लेटर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, सिक्योरिटी नहीं है सर, घर वालों को पता होना चाहिए कि बेटा कर्जा ले रहा है, बीवी को पता होना चाहिए कि हस्बैंड यहाँ कर्जा लेके बिजनेस करने जा रहा है। देखो क्या होता है ना, उससे सपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी के अलावा देखो क्या होता है ना, आपके ऊपर एक मोरल प्रेशर बनता है। देखो एक बिजनेसमैन है, आपके ऊपर साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आ गया। अगर आप किसी को नहीं बता के लोन लिए, हो गया हाँ ये ऐसा ऐसा हो गया, मैंने लोन लिया था और धंधा नहीं चला। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि घर वाले आपको पूछेंगे वो इंस्टॉलमेंट भरा नहीं भरा है। ओके, तो ये एक हमारे पास मतलब ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लिया जाता है और ये कंपलसरी है। ओके, हाँ, क्यों नहीं, कोई भी कर सकता है बिजनेस दो एक। देखो जब तक आपका बिजनेस अगर पेटेंटेड नहीं है, आपका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, कॉमन बिजनेस है, तो वो बिजनेस कितने भी लोग कर सकते हैं। अब देखो डॉक्टर रेड्डीज लैब है, एक इंजेक्शन बना रहा है, अब वही वाला प्रोडक्ट दूसरा बनाएगा तो वो केस कर देगा, क्योंकि उसका पेटेंट है, उसने वो रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि उसने 2 साल वो बनाने के लिए उनके पास रिसर्च टीम लगा के वो तैयार किया है। ओके,
अगर हमने किसी का आइडिया चुरा के हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी आइडिया चुरा के कोई और करेगा। ओके, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, उसका अगर एक्सपांशन के लिए कुछ लोन वगैरह चाहिए, ऐसे वाले लोग अगर बैंक में आते हैं, मतलब BYST के पास आते हैं, तो वो ज़्यादा वेलकम वाली बात होगी, क्योंकि उनको तो काफ़ी हद तक तजुर्बा भी रहता है और वो बैंक वालों के लिए भी कॉन्फिडेंस देता है कि यस थोड़ा बहुत बिजनेस है और ऑलरेडी आगे बढ़ाना चाह रहा है। ओके, और काफ़ी हो गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने बड़े पेशेंटली हमको सुना। अगर मान लो कोई फ्लॉ है तो पूरे फ्लॉज उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर कोई गलती हो गई, कोई कमी रह गई हो, कुछ बातचीत नहीं समझा पाया हूँ, तो उसके लिए मेरी गलती, माफ़ी चाहता हूँ। ओके, बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो ये सही है या गलत बताने के लिए हम ये नहीं चाहते कि हम खुद ये बात बताएं कि हमने जो कहा सही कहा। हमारे सामने आज शैलजा आइए, ये शैलजा मैडम है। ओके, और ये शैलजा जो है ये हमारी BYST द्वारा फाइनेंस लेके, लोन लेके एक आई प्लीज कम एक आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में आप लोगों के सामने आ रही है। वो क्या बिजनेस करती है, वो क्या करते हैं, वो सब मैं चाहता हूँ कि वो अपने मुंह से आपको बताए कि उन्होंने किस किस प्रोसेस के साथ हमारे बैंक से लोन लेके आज ये हमारे BYST के साथ एसोसिएट होके अपना काम किया है। पहले तो मैं एक्सट्रीमली थैंकफुल हूँ हमारे प्रदीप कुमार साहब का, जो इतना कीमती वक्त दिए। और ही वॉज नॉट ओनली ए मेंटर हियर, जस्ट ही वॉज नॉट ओनली डिलीवरिंग द स्पीच, बट वो आप सबसे, हम सबसे एक रिलेशन डेवलप कर दिए एक पहली मुलाकात में। आई एम श्योर जो भी यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका एक उनसे कॉन्टैक्ट, मेंटल रिलेशन कायम हो गया, इस्टेब्लिश्ड। और ये जो प्रोग्राम है ये आज इतनी ऑडियंस में यहाँ ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार ये रिपीट भी होएगा, ये रिकॉर्ड हो गया है। तो हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, आपके हाँ आपसे गाइडेंस लेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। यही नहीं, और जो देखेंगे और जो सुनेंगे, क्योंकि आप जस्ट स्पीकर नहीं हैं, बट यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशन विद द ऑडियंस सर। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल वंस अगेन सर। शैलजा मैडम, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर यू, गुड लक। और ये वायरस अभी गया नहीं है, बी केयरफुल, अपने आप को संभालिए, अपने साथियों को संभालिए, फैमिली मेंबर्स को संभाल के रहिए। Good luck to you. All the best. now I request Shailaja madam, please come here, and she is a very successful BYST industrialist, I can say, and she will share her experiences जो भी वो BYST and from the entrepreneurship level to a successful industrialist बनने तक उनके जो भी highlights है इस सक्सेसफुल स्टोरी में, वो आपको लाइवली एक्सप्लेन करेंगे। शैलजा मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। सबसे पहले BYST मेंटर श्री प्रदीप कुलकर्णी सर को, बारी सर को, असीम सर को, अशरफ सर को, यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार है। यहाँ आने के बाद पर्टिकुलरली लेडीज़ को देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ तो आपके माइंड में होगा कुछ करना है करके, इसीलिए आप इतना दूर है, नहीं तो घर में बैठ कर TV देखते बैठते थे। इतने सारे लोगों में से आप 10-15 लोग यहाँ बैठे, मतलब कुछ तो है। और सबसे पहले सर को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, वो इतना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो के लोगों के लिए कुछ करना है करके, वो भी वॉलंटरीली इतना मेहनत करके आप सब लोगों के लिए, उनके लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए वो इतना मेहनत करे, वो देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतना इसीलिए बोल रही हूँ, हम एक जन मिलके पूरे दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लेडीज़ होके हम अपना फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे 10 फैमिलीज़ मिलके एक सोसाइटी को सपोर्ट कर सकता है, और ऐसे पूरे सोसाइटी मिला के देश को आगे बढ़ा सकता है। और साथ ही साथ हमारे बच्चों को, आने वाले फ्यूचर को, सभी को अच्छा एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं। और मेरे बारे में बताना चाहती हूँ, मेरा नाम शैलजा है, मेरा कंपनी का नाम है प्रथम इंडस्ट्रीज़ है, मेरा ब्रांड नेम है प्रोक्षी।
मैं बनाती हूँ हैंड सैनिटाइज़र्स, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर जैसे लाइज़ॉल, हार्पिक, कोलिन, डेटॉल जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो सब मैं अपने ब्रांड के नाम के साथ मैं बनाती हूँ। मेरा खुद का एक इंडस्ट्री है, मौलाली इंडस्ट्रियल एस्टेट में है, कोको कोला के बाजू में। मैं MBA पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद शादी हो गई, ससुराल चले गई, कुछ साल नौकरी की, उसके बाद मेरा एक बेटा हो गया। छोटा बच्चा होने की वजह से बहुत साल नौकरी छोड़ के 5-7 साल तक मैं घर पे ही बैठी थी। बच्चा छोटा थोड़ा बड़ा होने के बाद लगा नहीं, मेरा जो जितना भी पढ़ाई किया उसका और मेरा जॉब एक्सपीरियंस का वेस्ट नहीं करना है, मैं खुद कुछ करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है और मेरा खुद का खर्चा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर हो सके तो मैं किसी को हाथ बटा सकती हूँ करके मैंने कुछ करने के लिए डिसीजन लिया था। उसके बाद ये केमिकल्स में मेरा कुछ नॉलेज नहीं था, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था। मैंने मार्केट में बहुत कुछ स्टडी किया हूँ। 2 प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक प्रोजेक्ट था पूरे प्लास्टिक को इस दुनिया से हटाने का काम था वो प्रोजेक्ट के पीछे मैंने बहुत कुछ मेहनत करके बैंक के पास जाने के बाद प्रोजेक्शंस देखने के बाद वो करीब 6-7 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। तो घर वाले सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी घर वाले करोड़ों रुपए में सपोर्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहते। तो मुझे लगा ठीक है, वो नहीं है तो दूसरा कुछ करेंगे, लेकिन कुछ तो करना है करके। तो मैंने इस बारे में सोचा था कि ये वाले प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, फिर भी मैं इसीलिए ये बनाना के लिए डिसाइड किया था। हर एक के घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह पे ये प्रोडक्ट होता है, यूज़ होता है। और ये जैसे टीवी, फ्रिज, फ़ैन जैसे नहीं है एक बार ख़रीद लिया 5-10 साल तक ज़रूरी नहीं है ऐसे करके। एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होता है, हर महीने में सबके घर में ख़रीदना पड़ता है और यूज़ करने के बाद उसको छोड़ के फिर से ख़रीदना पड़ता है। तो वो ये रोटेशन हो जाता है, साल भर ये काम चलेगा करके मैंने सोच लिया था। जब डिसाइड किया था तो करीब पता चला 5-6 लाख तक उसका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिशनरीज़ के लिए, उसके लिए। सब लोग ने बोला नहीं घर में स्टार्ट करो। तो जैसे उसके बारे में मैंने स्टडी किया तो पता चला वो सब काम केमिकल्स के साथ होता है और वो घर में बनाने से उसका वेस्टेज पूरा ग्राउंड वाटर में मिक्स होके, जैसे बोरिंग पानी में इसमें उसमें मिक्स होके जो भी उसको यूज़ करता है, पीता है, नहाता है, उसमें कंटामिनेट हो जाएगा करके। तो मैंने डिसाइड कर लिया उसको इंडस्ट्रियल एस्टेट में ही फैक्ट्री बनाना है करके। जब सोचा था तो पता चला 5-6 लाख की पैसे की ज़रूरत है। आप बताइए, घर में कोई भी लेडीज़ घर में बैठे बैठे 2,000-5,000 मांगेगा तो ठीक है, 10-25,000 मांगेगा तो पूछेगा क्यों, होता है कि नहीं ऐसे घर में। तो 5 लाख मांगेगा तो क्या बोलेगा, कुछ नहीं, तुम घर को संभालेंगे, हम सबको संभालेंगे करके। तो मैंने सोचा नहीं, बैंक का लोन लेंगे, उसके बाद मुझे भी एक ये रहेगा कि मैंने लोन लिया, उसका EMI भरना है, उसके लिए मुझे काम करना है, कुछ प्रॉफिट कमाना है करके एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगा करके मैंने लोन के लिए सोचा था। तब एक फ्रेंड के साथ पता चला मुझे BYST ऐसे लोन्स के लिए सपोर्ट करती है करके। जब मैं BYST में गई थी, पूरे मेरा जो भी GST का और फैक्ट्री का लीज़ का और मेरा ब्रांड का MSME रजिस्ट्रेशन का जितने भी मैंने तब तक रेडी किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी। तो वहाँ जाने के बाद पता चला लेडीज़ के लिए 35 इयर्स तक एलिजिबिलिटी है और मेरा 36 इयर्स था उस टाइम में। तो सीधा बोल दिया नहीं, एज ज़्यादा हो गया, हम नहीं दे सकते। तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई, लेकिन उनको बोली थी कि मुझे करना है, अगर आप लोन देंगे तो मैं जल्दी शुरू करूँगी, नहीं तो थोड़ा देर से शुरू करूँगी, लेकिन करना है तो करना है करके मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरा फैक्ट्री विज़िट ये सब विज़िट करके उन लोगों ने
फील्ड विज़िट करके चेक करने के बाद उनको पता चला नहीं जेन्यून है, कुछ करने के लिए सीरियसली सोच रही है करके। तो उसके बाद मुझे बोला कि एक बैंकर्स का पैनल आपके साथ बैठ के डिस्कशन करेगी, आपके अंदर उतना सीरियसनेस है कि नहीं उन लोग चेक करके हमें बताएंगे, अगर अप्रूवल करेगा तो आपका प्रपोजल बैंक तक जाएगा करके। तो फिर एक पैनल बैठ के मेरे साथ बहुत सारे डिस्कशन किए थे और उसमें कुलकर्णी साहब भी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था। क्योंकि हम अगर डायरेक्टली बैंक में जाएंगे तो वो क्वेश्चंस बैंक वाले पूछेंगे तो कुछ क्वेश्चंस का हम सवाल नहीं दे सकते, तो उन लोग वहीं बोलेगा कि रिजेक्टेड है करके, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, हमको पता नहीं रहता है उसको कैसे इंटरव्यू को फेस करना है करके। तो BYST में आने के बाद वो सारे सपोर्ट BYST के साथ मुझे मिला है और मेरा प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया, मुझे 5 लाख का लोन मिला, मैंने मशीनरी लेके इंडस्ट्री शुरू किया था। वहाँ तक एक चैप्टर था। एक बार शुरू करने के बाद बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया था कि मैंने प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में बेच दिया, पैसा नहीं आया था, कोई भी पैसे टाइम पे वापस करने के लिए तैयार नहीं था। 15 दिन में देते करके सामान लेते और 3 महीने के बाद भी नहीं देते। ऐसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बहुत सारे पैसे मेरा मार्केट में हटक गया था। उस टाइम में मैं बहुत डिप्रेस हो गई, जितना पैसे लिया था उतना पैसे सारे खर्चे हो गए, घर से भी लेके दिया था और बाहर मिट्टी में ला के भी दिया था, वो भी ख़त्म हो गया, कैसे करेंगे करके। तो उस टाइम में फिर से BYST मुझे सपोर्ट किया था मेंटरिंग के रूप में। तो मेरा मेंटर ने मुझे सपोर्ट किया था, बोला ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, हम दूसरा स्ट्रैटेजी में जाते हैं और नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाओ पहले, उसके बाद प्रॉफिट करेंगे, लॉस में बिजनेस मत करो। तो ऐसे करने से अच्छा नहीं करना कि बराबर होगा करके। तो फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया, मेरा पूरा कैलकुलेशंस कैसे रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे मार्केटिंग करना है। हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करें। जनाब अशरफ हुसैन साहब। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Islamic Education and Technical Center, it's my privilege to propose vote of thanks to our special speakers. In spite of the busy schedule, somehow they made it to come here. First of all, I like to thank Honorable Pradeep Kulkarni Sahab. It's a very informative delivery, very informative speech for those who want to work hard and proceed in their future. And I expect all the young people to adopt such policy as been advised by Mr. Kulkarni, to be very determined, very stable, and try to do their own business. Because every community is not depend upon you doing a job, but the economic situation in the current time is you have to have your own business where you can hire people. It solves the community problem, it solves the city problem, state problem, and the central problem. It's a key to solve all the problems in this society. Now those societies are very successful whose young entrepreneurs are involved in the business. So again, I thank you, Mr. Kulkarni. It's very informative. And about Madam Saleja, it's very, very encouraging, very inspirational discussion, especially for the girls. I picked up 2 very important points. You should do your own thing, stay on your own feet, and you just don't have to go around. It's about 50 years or 100 years back, ladies or girls used to be the dependent of the father and the husband. Now those days have changed. If you want to have a very stable life, a strong life, then you have to do something. And the other message is you can walk halfway and you cannot get back. You have to proceed in the, no matter how difficult the situation is. With this one,
I really thank you for your inspirational speech to the girls. They are also the future of our country. And on the other hand, I would like also to thank to our beloved audience, those who came to this function and make it a big success. I wish you all the best for the young people to move ahead. Our main aim is not to create any difference between the privileged and underprivileged. I want to bring everybody together. This organization is whole object is nobody is privileged and nobody is underprivileged. We are all equal. You can do the business, they can do the business. You can do the same thing what they can do. Wish you all the best, and thank you, sir. Thank you so much. I met him in the. Thanks for your help. It's very informative. As I was listening to the speech, and same way I watching your notes also. Thank you very much. I wish you all the best. Everyone, thanks a lot.